वेलकम टू स्टडी स्पेयर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन टू सेल। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग है वो सबसे पहले सेल से ही होती है, इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, हार्ट, किडनी और ब्रेन। इन सब के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम्स। इन सब को मिला के बन जाता है ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और पेड़ पौधे। A cell can replicate itself independently, hence they are known as the building block of life। जैसे कि एक छोटे से ब्लॉक को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। उसी तरह अगर हम बहुत सारे सेल को जोड़ते जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। डिस्कवरी ऑफ सेल। जो हमारा सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की? द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये जो रॉबर्ट हुक थे इनने 1665 में पहली बार सेल की डिस्कवरी की। इनने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो एक पेड़ की छाल यानी ट्री की स्किन पर की थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी डेथ सेल की। हमारे अगले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की। न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल। इनने इसकी डिस्कवरी 1831 में की। हमारे अगले साइंटिस्ट हैं श्याडिन एंड शियान। इन साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी 1838 और 1839 में, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे अगले साइंटिस्ट हैं परकिंजी। इनने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। इनने इसकी डिस्कवरी 1839 में की। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। सेल थ्योरी। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। इन साइंटिस्ट ने हमें बताया कि सेल कैसे होते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। हमारे पहले साइंटिस्ट हैं स्कैडिन। इन साइंटिस्ट ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब सेल से मिलकर बने हैं। फिर आए हमारे अगले साइंटिस्ट थियोडर शिवान। इन साइंटिस्ट ने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। हमारे अगले साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो। इन साइंटिस्ट ने बोला कि एक सेल मिलकर दूसरे सेल को बना सकता है, मतलब जो एक सेल है वो डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे सेल थ्योरी में कौन से पॉइंट हैं। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हैं। दूसरा पॉइंट है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर भी बने हो सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की प्रोसेस से जो पुराने सेल है उनसे नए सेल जनरेट होते हैं। ये जो 3 पॉइंट थे ये सेल थ्योरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो हमारे सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके साइज भी डिफरेंट होता है, नंबर भी डिफरेंट होता है और शेप भी डिफरेंट होता है। अब हम जानेंगे सेल के साइज, नंबर और शेप के बारे में। अब हम जानेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल इट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा पहला टाइप का ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और पेरिमीशियम। हमारा अगला ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके नाम में ही मल्टी है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। अब हम जानेंगे सेल के डिफरेंट शेप्स के बारे में। हमारा पहला सेल है नर्व सेल। ये सेल दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका शेप बिल्कुल दिमाग की नसों की तरह है और हम इस शेप को ब्रांच और एलोंगेटेड शेप के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया बोन सेल। बोन सेल का शेप होता है स्पिंडल शेप। जो सेल होते हैं वो ऐसे ही डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा सेल के साइज, शेप और नंबर के बारे में। अब हम देखेंगे सेल के अंदर क्या क्या होता है। अब हम इसमें बात करेंगे एनिमल सेल की।
तो जो सेल के सबसे बाहर एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है सेल की आउटर कवरिंग। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिट और एंट्री को परमिट और रिजेक्ट करता है। इसको हम SPM के नाम से भी जानते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद आती है सेल वॉल। सेल वॉल भी एक आउटर कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं मटेरियल और क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके अलावा जो सेल होता है उसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, उसी तरह इन ऑर्गेनेलीज का भी अलग अलग फंक्शन होता है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये होती है एक तरह की बॉडीगार्ड ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेन्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन SPM अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ ही मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है और उनकी मूवमेंट को भी प्रिवेंट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम जानेंगे कि कोई भी मटेरियल सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे आ रहा है और ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर हमारे पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के अगर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास O2 का एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो जो ज़्यादा वाला होगा वो कहलाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन और जो कम वाला होगा वो कहलाएगा लोअर कंसंट्रेशन। अगर सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वो कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हमसे कोई 1 रुपये मांगता है तो हम उसको 100 रुपये से 1 रुपये निकाल कर दे देंगे। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसका मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल अपोजिट है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म है एड्रोनाइज ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ स्लो मूवमेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक स्लो मूवमेंट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड मूवमेंट है, यानी कि वो जल्दी होता है। पैसिव के कंपैरिजन में ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट पैसिवली। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस solid, liquid or gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration so as to spread uniformly। अगर solid, liquid, gas में से कोई भी मटेरियल है, जब भी उसका ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा वो डिफ्यूजन कहलाएगा। ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन आपको एक डाउट होगा, डिफ्यूजन में भी तो वाटर का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है वो सेल से सेल के अंदर ही होता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आते हैं और उसको क्रॉस करके सेल से बाहर जाते हैं वो कहलाता है ऑस्मोसिस। यही डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। फ्रेंड्स, जो ऑस्मोसिस होता है वो भी दो टाइप का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल इज नोन एज एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब है हमारा एक सेल था जिसमें हमारा जो लिक्विड था वो बाहर था और वो बाहर से अंदर आया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इस प्रोसेस में जो हमारा सेल होता है वो स्वेल कर जाता है, यानी कि फूल जाता है।
एक्सोऑस्मोसिस, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सेल। इस प्रोसेस में जो हमारा लिक्विड होता है वो सेल के बाहर जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। इसी प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में सेल श्रिंक कर जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है। अब हम जानेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस के बारे में। डिफ्यूजन, it is the phenomena of moving particle from a region of higher concentration to a region of lower concentration। अगर कोई भी पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, it is the process of moving solvent particles across a semi permeable membrane from a higher concentration to a lower concentration। अगर वाटर बाहर से अंदर सेल की तरफ आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। डिफ्यूजन सिर्फ लिक्विड और गैसेस में ही होता है, बट जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ लिक्विड में ही होता है। नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड हेयर। डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन सेपरेशन रिक्वायर नहीं होती है, यानी कि किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना होता है। इट रिक्वायर्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट जो ऑस्मोसिस होता है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उसको क्रॉस करना पड़ता है। वाटर इज़ नॉट नेसेसरी इन मूवमेंट। डिफ्यूजन में वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है मूवमेंट के लिए, बट ऑस्मोसिस में वाटर इज़ द मेन सॉल्वेंट दैट मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। पानी ही सबसे मेन है जो एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ मूव करेगा। टेबल के सिर्फ 4 पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसी को आप याद कर लेना, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। पहले हमें समझना होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। वाटर होता है सॉल्वेंट और शुगर होती है सॉल्यूट। ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें चीनी मिला देंगे, यानी कि सॉल्वेंट पे हम सॉल्यूट को मिला देंगे। अगर हमने पानी में बहुत ज़्यादा चीनी मिलाई तो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में सेल श्रिंक कर जाता है। यहाँ पर हमने चीनी का एग्जांपल लिया सॉल्यूट के तौर पर, लेकिन सॉल्यूट कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि नमक। अब हम समझेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो कम होती है और जो सॉल्वेंट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। इस केस में सेल स्वेल कर जाता है। अब हम समझेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो दोनों इक्वल अमाउंट में होता है। इस केस में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। सेल वॉल, अभी हमने पहले पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये होते हैं एनिमल के सेल में, लेकिन जो प्लांट्स के सेल में होते हैं उनमें भी तो कुछ होता होगा, उनमें होता है सेल वॉल। सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अब हम जानेंगे सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। पहले हम जानेंगे किन किन चीज़ों के अंदर सेल वॉल होती है। प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, फंगी में भी होती है, एनिमल्स में नहीं होती है और वायरसेस में भी नहीं होती है, लेकिन एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होता है। अब हम जानेंगे सेल वॉल के मेन फंक्शन के बारे में। सेल ऑब्जॉर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल्स। अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो जो सेल होगा वो स्वेल कर जाएगा और फूलने लग जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा फूलेगा तो वो फट भी सकता है। उसी को बचाने के लिए सेल वॉल होती है। जितना भी प्रेशर क्रिएट होता है सेल में स्वेलिंग के कारण उसको फटने से रोकती है सेल वॉल। हमने ये तो देखा कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। अब हम जानेंगे बैक्टीरिया और फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के कंपाउंड से, और फंगाई की सेल वॉल बनी हुई होती है चाइटिन नाम के कंपाउंड। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग पोर होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये पोर होते हैं एक्सचेंज के लिए। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। डीएनए ही सब कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसे दिखोगे, आपकी आइज़ का कलर क्या होगा, और भी बहुत सारी आपकी बॉडी की कॉस्मेटिक चीज़ों को। हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए।
अब हम जानेंगे दो सेल के टाइप के बारे में। एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन होता तो है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये एक सिंगल क्रोमोसोम से ही मिलकर बना हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली थोड़ा लार्ज होता है और इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड सराउंडेड होता है। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। जो एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। द फ्लूइड कंटेन एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन कंटेन स्पेशल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसको ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सेल के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल हैं न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स और लाइसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की तरह है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स विद इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी ट्यूब्स और शीट्स बनाता है विद इन द सेल। सेल के अंदर दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब वो प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी प्रोटीन नहीं बनता है, लेकिन उसमें लिपिड्स बनते हैं और इसमें एंजाइम्स और हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यही था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच का डिफरेंस। हमारा अगला टॉपिक है गोल्गी ऑपरेटर्स। गोल्गी ऑपरेटर का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिनका नाम है कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी ऑपरेटर्स का शेप पैरेलल शीट्स की तरह होता है। इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। जितनी भी हमारी पैकेजिंग है और ट्रांसपोर्टेशन का काम है, प्रोटीन को इधर से उधर पहुंचाने का काम गोल्गी ऑपरेटर्स का ही होता है। परफॉर्म फंक्शंस सच एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसका काम स्टोरेज और मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का होता है। प्ले अ रोल इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम जानेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द RER एक्ट एज द सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जितना भी वेस्ट पार्टिकल है उसको डिकम्पोज करने का काम होता है लाइसोसोम्स का, इसलिए इसको हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम्स गोल्गी ऑपरेटर्स की हेल्प से ही बन रहे हैं। इसको सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है तो जो लाइसोसोम्स होता है वो पूरे सेल पर ही डाइजेस्टिव एंजाइम कर देता है और जो पूरा सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल हैव टू मेम्ब्रेन्स, पोरस आउटर एंड फोल्डेड इनर। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक बाहर की तरफ को पोरस होता है और एक अंदर की तरफ को फोल्डेड होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की बाहर की लेयर को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये ATP की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि एड्रेनाइज ट्राइफॉस्फेट। सबसे मेन माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं, उसकी मदद से वो प्रोटीन बनाता है। तो यही था माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के पास भी खुद के DNA होते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। पहला है हमारा क्रोमोप्लास्ट। आपने फ्लावर्स के कलर देखे होंगे, अलग अलग होते हैं। वो कलर क्रोमोप्लास्ट की मदद से ही आते हैं। ग्रीन के अलावा अगर कोई भी कलर प्लांट्स में आता है तो वो आता है क्रोमोप्लास्ट की मदद से। अगला है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसका मेन काम ये है कि क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। तो ये सारी प्रोसेस हो पा रही है, ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही हो पा रही है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं होता, और अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती और ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाते। ये प्लांट्स ऑक्सीजन को बनाते हैं। अगला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स की स्टोरेज का काम करता है। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैक्यूल्स। जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है सेल के अंदर, यानी कि वैक्यूल्स है स्टोरेज हाउस इन सेल। ये एनिमल्स में स्मॉल होते हैं और प्लांट्स में बड़े हुए होते हैं।
वैक्यूल्स के पास एक अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल को हम स्टोरेज सैक के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस टेबल के जरिए जानेंगे कौन से फंक्शंस कौन से सेल में पाए जाते हैं। सेल शेप, प्लांट सेल में शेप स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है और एनिमल सेल में इरेगुलर यानी कि कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है और राउंड भी होता है। सेल वॉल, प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस, प्लांट सेल के साइड में होता है लेकिन एनिमल सेल के सेंटर में होता है। लाइसोसोम्स, प्लांट सेल में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं और एनिमल सेल में तो होते ही हैं। गोल्गी ऑपरेटस, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में कुछ ज़्यादा होते हैं या तो एक ही होता है। एनिमल सेल में छोटे होते हैं साइज में लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। सिलिया प्लांट सेल में नहीं होता है और एनिमल सेल में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल में होता है लेकिन कम मात्रा में होता है लेकिन एनिमल सेल में अच्छी खासी मात्रा में होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट सेल का ऑटोट्रॉपिक है और एनिमल सेल का हेटेरोट्रॉपिक। हम जानेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म। जब एक सेल होता है जिससे और दूसरे सेल बनते हैं उस सेल को हम बोलते हैं पेरेंट सेल और जो नए सेल बने हैं उनका हम बोलते हैं डॉटर सेल। दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। अब हम जानेंगे माइटोसिस के बारे में। जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है यानी कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में हैं उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी होंगे। अगर पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 12 ही क्रोमोसोम्स होंगे। अब हम जानेंगे मियोसिस के बारे में। जब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाता है वो हाफ हो जाता है। उसमें तो इक्वल ही रहता है लेकिन जो मियोसिस है इसमें हाफ हो जाता है। जैसे अगर हमारे पेरेंट सेल में है 12 क्रोमोसोम्स तो हमारे 4 डॉटर सेल में 6 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे यानी कि 12 का आधा। अब हम जानेंगे माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस के बारे में। इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीजन होता है यानी कि पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में भी 12 ही होंगे। मियोसिस, इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। पेरेंट सेल पे 12 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में 6 क्रोमोसोम्स होंगे। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं पेरेंट सेल से और मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं पेरेंट सेल से। माइटोसिस, डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होते हैं। मियोसिस, डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। मियोसिस में जो पेरेंट सेल पे क्रोमोसोम्स का नंबर होता है उसका हाफ डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारे टिश्यू उस जगह से हट जाते हैं तो ये टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। मियोसिस गैमेट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ मैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।